हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन सर्चेज होती हैं। ये ऐसा ही है कि दुनिया का हर इंसान दिन में एक दफा गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत हैरानकुन बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये है कि ये सब कुछ फ्री है। और सिर्फ यही नहीं, गूगल की हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना फ्री है, यूट्यूब की वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल पर ईमेल सेंड करना फ्री है। इन सारी मुफ्त सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बावजूद गूगल का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन है? गूगल इतनी सारी सर्विसेज फ्री में कैसे दे सकता है? ये हमें कोई पैसा चार्ज भी नहीं करता, फिर भी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का बिजनेस मॉडल इस वीडियो में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स मशीन बोलते हैं, ग्लू को फेविकॉल बोलते हैं और एडेसिव बैंडेज को बैंडेड कहते हैं। जब कोई भी कंपनी अपनी फील्ड में डोमिनेट करती है तो उस चीज का नाम उस कंपनी के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। सेम इसी तरह आजकल इंटरनेट पर कुछ सर्च करना गूगलिंग कहलाया जाता है। ये गूगल सर्च 1998 में एक कॉलेज के प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के तहत कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को इजी टू एक्सेसिबल बनाना हमारे मिशन का सबसे बड़ा गोल है। बेसिकली दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को यूनिवर्सल करना है और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल बनाना है। स्टार्टिंग के डेज में गूगल सर्च इंजन एक बेसिक सा सर्च इंजन था। ये ऐसे दिखता था, एक सिंपल वेबसाइट। चीजों को इंटरनेट पे सर्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड गूगल, इसका इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं है। ये लफ्ज गूगल से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नेम है कि एक के बाद 100 जीरोस। अगर एक के बाद 3 जीरोस है तो इसे 1000 कहते हैं, और अगर एक के बाद 4 जीरोस हैं तो इसे 10,000 कहते हैं, और अगर एक के बाद 100 जीरोस हैं तो इसे गूगल कहते हैं। ये नाम गूगल के लिए इसलिए चूज किया गया ताकि वो ये दिखा सकें कि गूगल इंटरनेट पर इतनी इंफॉर्मेशन दिखा सकता है जितनी इंफॉर्मेशन एक गूगल में होती है या एक गूगल वर्ड कैरी करता है। अगर आपने गूगल को स्टार्टिंग डेज में इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा कि गूगल सर्च उन दिनों में सर्च के बाद बहुत से पेजेस दिखाती थी और गूगल उन पेजेस को एंडलेसली नंबर और लिस्ट करता था, और गूगल का नाम ज्यादा ओज के साथ आता था। ईयर 2000 में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सर्विस गूगल एडवर्ड्स को मुतारिफ करवाया। आज इसे हम गूगल एड्स के नाम से जानते हैं। इसके जरिए बिजनेसेस गूगल सर्च पेजेस पर और सर्च रिजल्ट्स पर अपनी एड्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इस वीडियो में हम मजीद ये भी बात करेंगे कि गूगल एड्स या गूगल एडवर्ड्स कैसे गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। लेकिन वक्त के साथ गूगल ने और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना शुरू कर दी। 2004 में जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को भी एक्वायर कर लिया, वही प्लेटफॉर्म जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता, यूट्यूब पहले एक इंडिविजुअल कंपनी थी, लेकिन इसके लॉन्च होने के 1 साल बाद ही 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया। उसके बाद 2008 में गूगल ने अपना पहला मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड लॉन्च किया, वही मोबाइल सॉफ्टवेयर जो आज तकरीबन हर किसी के मोबाइल में यूज होता है। इसी साल गूगल ने अपना सबसे बड़ा वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया। बाद में गूगल ने अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए। उनके गूगल पिक्सल फोन्स, क्रोमबुक लैपटॉप्स और उनके स्मार्ट होम डिवाइसेस। आज गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अब ये सब सुन के आपको तो ये लग रहा होगा कि गूगल ने जो भी प्रोडक्ट बनाया, एक के बाद एक पावरफुल प्रोडक्ट बनाया, सबके सब कामयाब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी मैंने एग्जांपल्स आपको दी हैं, ये गूगल की सक्सेसफुल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाने में गूगल ने कोशिश की, लेकिन एट द एंड वो फेल हो गई। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की फेसबुक को ओवरटेक करने के लिए, लेकिन एट द एंड वो फेल हो गया। गूगल हैंगआउट्स एक वक्त पर बहुत फेमस था, चैटिंग ऐप था जो गूगल ने बनाया, लेकिन वो भी 2022 में शट डाउन कर दिया गया। गूगल नेक्सिस टैबलेट्स जो कि एक वक्त पर बहुत फेमस थे, जो एप्पल के आईपैड्स का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कुछ अर्से बाद गूगल ने इन्हें भी बंद कर दिया। गूगल पॉडकास्ट, गूगल ग्लास, गूगल रीडर, गूगल वेव, फेलियर्स की जो
जो एग्जाम्पल्स हैं वो दरअसल सक्सेस की एग्जाम्पल्स से ज्यादा हैं। अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखें कि गूगल ने जो सर्विसेज लॉन्च की और वो फेल हो गई, तो उनकी जो तादाद है वो 200 से ज्यादा होगी। और यहाँ पे हमारे लिए एक लेसन है, फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। अगर आप वाकई सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको कई दफा जिंदगी में फेल होना पड़ेगा। इस सक्सेसेस और फेलियर्स को मद्देनजर रखते हुए आइए आज बात करते हैं कि आज गूगल की कौन सी स्ट्रीम सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अपने पुराने बिजनेस मॉडल के साथ गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गूगल के एड रेवेन्यू का ब्रेकडाउन 2022 में क्या है, यानी कि 2022 में गूगल ने अपना रेवेन्यू कहां से कमाया। टोटल रेवेन्यू $280 बिलियन है, जिसमें से $168 बिलियन गूगल सर्चेस के साथ दिखाए जाने वाले एड्स के साथ आता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इनकम स्ट्रीम है गूगल नेटवर्क एड्स। वो एड्स जो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर मिलते हैं जो गूगल के साथ पार्टनर हैं। गूगल यहां से $32.78 बिलियन कमाता है। तीसरा है यूट्यूब एड्स। गूगल यहां से $29 बिलियन कमाता है। वो एड्स जो आप इस वीडियो को देखते वक्त देखते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन एड्स का रेवेन्यू हम क्रिएटर्स को भी मिलता है। ये एड्स हम यूट्यूबर्स के लिए भी इनकम का सोर्स है। एडवर्टाइजर्स जो पैसे देते हैं गूगल को एड्स दिखाने के लिए, वो गूगल और क्रिएटर या यूट्यूबर्स के दरमियान स्प्लिट होते हैं। 45% रेवेन्यू गूगल को जाता है और 55% रेवेन्यू क्रिएटर्स को, जैसे कि मुझे मिलता है। और ये सारा रेवेन्यू इकट्ठा करके हर साल गूगल यूट्यूब से $29 बिलियन अर्न करता है। इसी तरह गूगल एप्स है। जब कोई क्रिएटर अपनी ऐप गूगल एड्स पर सेल करता है तो उसका 70% रेवेन्यू क्रिएटर को जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को जाता है। तो गूगल प्ले स्टोर से गूगल फोन सेल्स करके और गूगल के लैपटॉप सेल करके जो रेवेन्यू आता है ये 4th नंबर पर आता है विद 2.9 बिलियन ऑफ रेवेन्यू, और ये ऑलमोस्ट टोटल का 10.8% बनता है। और आखिरी सबसे बड़ा गूगल का इनकम सोर्स है गूगल क्लाउड, जो है $26 बिलियन। ये भी इंटरेस्टिंग है देखना कि गूगल ये सारा पैसा खर्च कहां करता है। ऑलमोस्ट $40 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है। इस ऑनगोइंग रिसर्च के लिए कि आने वाले वक्त के लिए नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज बनाते रहें और फेलियर्स से कुछ सक्सेसफुल निकालने के लिए। और ऑलमोस्ट $44 बिलियन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर खर्च होता है, जैसे कि रेंट्स, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और एम्प्लॉयज को सैलरी देना। और इस तरह गूगल के टोटल एक्सपेंसेस $207 बिलियन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उनकी बिजनेस की बैलेंस शीट है, जिस पर आप देख सकते हैं कि इनकम बिफोर टैक्सेस $71 बिलियन थी 2022 में। उन्होंने $11 बिलियन टैक्सेस पे किए और उनका रेवेन्यू $60 बिलियन था। इस बिजनेस मॉडल में सबसे इंटरेस्टिंग बात है चीजों को फ्री प्रोवाइड करना। ये कैसे पॉसिबल है कि फ्री चीजें प्रोवाइड करके आप इतना रेवेन्यू जनरेट करें? पहली बात तो ये है कि ये चीजें टोटली फ्री नहीं है, स्टैंडर्ड लेवल पे फ्री हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये एक कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसे फ्रीमियम कहते हैं, फ्री प्लस प्रीमियम, और बहुत सी कंपनी से यूज करती हैं। स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जूम और अब तो ट्विटर भी इसे यूज कर रहा है। सिंपल अल्फाज में आपको फ्री चीजें जो है वो बेसिक स्टेज पे मिलेंगी, और अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए उसके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे कि जीमेल है जो 15 GB स्पेस फ्री देता है, और उसके बाद अगर आपको जीबीज एक्वायर करने हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यूट्यूब देखते हैं हम, यूट्यूब फ्री है लेकिन यूट्यूब में एड्स आती हैं। अगर आपको एड्स के बगैर यूट्यूब देखनी है तो उसके लिए आपको यूट्यूब प्रीमियम बाय करना पड़ेगा, उसके साथ आपको एड्स नहीं देखनी पड़ेंगी। ये फ्रीमियम मॉडल बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि ये आपको ट्राई बिफोर बाय का मौका देता है। मगर गूगल के केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 95% लोग गूगल की फ्री सर्विसेज ही यूज करते हैं। यूट्यूब पर 95% लोग जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने यूट्यूब प्रीमियम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और 95% जीमेल यूजर्स ने जीमेल प्रीमियम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। लेकिन फिर भी गूगल अपनी फ्री सर्विसेज से इतना रेवेन्यू जनरेट करता है। इसकी दूसरी वजह अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ दूसरा रीजन आता है डाटा कलेक्शन। जितना ज्यादा हम फ्री सर्विसेज को यूज करते हैं उतना ज्यादा गूगल हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। हर सर्च जो हम गूगल पर करते हैं, हर वीडियो जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, हर ईमेल जो हम जीमेल पर भेजते हैं, ये सारा डाटा एनोनिमसली कलेक्ट किया जाता है और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आप अगर यूट्यूब पर हेल्थी रेसिपी सर्च करते हैं तो बाद में अगर आप गूगल पर आते हैं उसकी पार्टनर कंपनी पर, तो आपको गूगल पर न्यूट्रिशंस और हेल्थी चीजों के एड्स नजर आते हैं। अगर आप गूगल पर दुबई के होटल सर्च करते हैं
तो बाद में आपको दुबई की टूरिज्म एड्स दिखाई जाती हैं और दुबई के मुख्तलिफ टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स आपको एड्स में दिखाए जाते हैं। गूगल एक एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करता है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए, सिर्फ एड्स के लिए ही नहीं बल्कि नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स दिखाने के लिए भी। गूगल एक बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज करता है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो कौन सी वेबसाइट गूगल पर सबसे ऊपर दिखाई जाएगी, कौन सी वेबसाइट सबसे नीचे दिखाई जाएगी और अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करना है, ये एक डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ साइंस बन चुकी हुई है जिसको SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका एज ग्रुप क्या है, आप मर्द हैं या औरत हैं, आप किस कंट्री में रहते हैं, आप किस शहर में रहते हैं, आप किस चीज के बारे में स्पेसिफिकली सर्च करते हैं गूगल पर, आपको क्या पसंद है, इस सारे डाटा की बेस पर गूगल आपकी एक प्रोफाइल बनाता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक एडवर्टाइजर इन पैरामीटर्स को यूज कर सकता है अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर आपका छोटा सा बिजनेस कपड़े या ग्लासेस बेच रहा है और आप चाहते हैं कि आपका एड 18 से 25 साल की एज के ग्रुप को दिखाया जाए जो स्पेसिफिकली NCR की रीजन में रहते हैं, तो आप ये पैरामीटर्स चूज कर सकते हैं। फिर आप कुछ कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे सन ग्लासेस या साड़ीज। अब गूगल का यहाँ पे ये काम है कि एक एडवर्टाइजर को एक कस्टमर के साथ मैच करे। अगर आपका एज ग्रुप, जेंडर और रीजन पैरामीटर्स से मैच करता है और आप गूगल पर सनग्लासेस से रिलेटेड कोई वर्ड्स सर्च करते हैं या आप यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं जैसे कि सनग्लासेस का रिव्यू, तो गूगल को इस चीज का पता लग जाता है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये तो है कि एड्स कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं तो एडवर्टाइजर के दरमियान भी बड़ा कंपटीशन पाया जाता है और गूगल पर एड्स दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स के दरमियान बिडिंग होती है और एडवर्टाइजर्स फैसला कर सकते हैं कि वो अपनी एड दिखाने के लिए कितना पैसा पे करना चाहते हैं। अगर दूसरी कंपनी ज्यादा पैसा पे कर रही है तो उनका एड सबसे ऊपर सबसे पहले दिखाया जाएगा। गूगल एड रैंक कैलकुलेट करता है ये डिसाइड करने के लिए, ये हर एड के लिए रैंक डिसाइड करता है, इसलिए पैसे के अलावा एड की क्वालिटी को भी देखा जाता है। दूसरी तरफ यूजर भी, गूगल ये भी चेक करता है कि यूजर जो है वो एड के साथ कितनी अच्छी तरह मैच कर रहा है, एक एडवर्टाइजर उस पर्टिकुलर यूजर के लिए कितना रेलिवेंट होगा। अब यहाँ मुख्तलिफ टाइप्स के एड्स हैं, जैसे कि सर्च एड्स। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो जो सर्च की टॉप पर एड्स नजर आते हैं उन्हें गूगल सर्च एड्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं बैनर एड्स। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको बैनर एड्स नजर आते हैं, जैसे कि न्यूज वेबसाइट्स, आर्टिकल वेबसाइट। जो एड्स आपको वेबसाइट के बैनर्स पर दिखते हैं वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा हैं। और फिर यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले वीडियो एड्स, जो वीडियो के स्टार्ट में, सेंटर में या एंड पर दिखाए जाते हैं। और इसमें और भी कैटेगरीज हैं जैसे कि स्किपेबल, नॉन स्किपेबल एड्स वगैरह। अगर हम टोटल इन सब एड्स का टोटल रेवेन्यू देखें तो गूगल का टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट $237 बिलियन इन एड्स से है और 2022 में इनका टोटल रेवेन्यू $280 बिलियन था। तो $280 बिलियन में से $237 बिलियन गूगल सिर्फ इन एड्स से कमाता है। आप देख सकते हैं गूगल का एनुअल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और आप इस चार्ट पर नियरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। ये रेवेन्यू पिछले 20 साल से एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है और 2020 और 21 में आप एक बहुत बड़ा जंप देखेंगे। ये कोविड की वजह से था। ज्यादातर लोग घर पे इंटरनेट पे टाइम गुजार रहे थे और ज्यादा से ज्यादा एड्स देखे जा रहे थे। एडवर्टाइजर्स एड्स पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे और गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया था इस एक साल में, 2020 से 2021 तक। और गूगल एक वाहिद कंपनी नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट पर अपने बिजनेस के लिए डिपेंड करता है। मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इसी बिजनेस मॉडल पर चल रहे हैं। 2023 में मेटा का एनुअल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू $131 बिलियन था। Amazon भी इसी तरह एड्स दिखा के पैसा कमाता है। आप सोच रहे होंगे कि Amazon को क्या जरूरत है एड्स दिखाने की, कि जबकि वो अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा बना रहा है। दरअसल प्रोडक्ट बेचने के दरमियान हर कस्टमर का प्रोडक्ट परचेजिंग डाटा हिस्ट्री जनरेट होता है। वो गूगल के कलेक्ट किए डाटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल सिर्फ यही जानता है कि आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं। आपने यूट्यूब पर क्या सर्च किया, गूगल पर क्या सर्च किया है, वो सिर्फ आपके इंटरेस्ट्स जानता है। लेकिन Amazon ये जानता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। इस डाटा से वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स टारगेट कर सकता है। इसलिए Amazon ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से $46.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया पिछले 20 सालों में। इस सिंगल बिजनेस मॉडल ने इन कंपनीज को इंटरनेट पर डोमिनेट करने में बहुत हेल्प की है। इसलिए
अब इस बिजनेस मॉडल में क्रैक्स नजर आ रहे हैं, उसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है प्राइवेसी कंसर्न्स। लोग इस बात से परेशान है कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जानता है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी बीमारियां हैं, क्योंकि लोग ऐसी चीजें अक्सर गूगल पर सर्च करते हैं। इस लिहाज से गूगल फेसबुक से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत, लेकिन आप ये न्यूज देखें। गूगल ने 93 बिलियन डॉलर्स का फाइन दिया था कैलिफोर्निया यूएस से। गूगल लोगों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, जबकि लोगों ने अपनी लोकेशन हिस्ट्री ऑफ की हुई थी। जिस तरह लोगों के अंदर प्राइवेसी कंसर्न्स ज्यादा हो रहे हैं, लोग गूगल पर अपनी इंफॉर्मेशन कम शेयर कर रहे हैं। और अगर वेबसाइट्स को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स का डाटा नहीं मिलता, यूजर्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उनके बिजनेस मॉडल में क्रैक्स आ जाएंगे, उनकी एड टारगेटिंग खराब हो जाएगी। और अगर एड टारगेटिंग खराब होती है तो एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, जो उनके रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो एक बास्केट गिरी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे, वो एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल टूट जाएगा। अगर किसी दिन लोगों ने किसी वजह से गूगल पर सर्चेस करना बंद कर दी, एक वक्त था कि गूगल की सर्च की रिलायबिलिटी कम हो रही थी। पहले आप अगर कुछ सर्च करते थे तो आपको टॉप पे एक दो एड्स नजर आती थी, लेकिन अगर आप अब कुछ सर्च करें तो आपको टॉप पे एड्स ही नजर आती हैं। अगर आप कुछ सर्च करते वक्त एड्स से ज्यादा टकराते हैं तो उस सिस्टम में तो सर्च इंजन की यूजफुलनेस कम हो जाती है। लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि अगले 20 सालों में गूगल इंटरनेट का चेहरा बना रहता है या नहीं, या कोई और कंपनी इसको डोमिनेट करके पीछे छोड़ देगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इन कंपनीज के दरमियान जो कंपटीशन है ना, वो हम जैसे यूजर्स के लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि हमें आने वाले वक्त में हमें बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर सर्विसेज देखने को मिलेंगी। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपने देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाएं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।